नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, चौहान राजवंश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चल रही थी। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? लक्ष्मण, गोविंदराज, कीर्तिपाल या उदय सिंह? तो साथियों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो देखो साथियों, लक्ष्मण है। यह नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक है। नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक। फिर साथियों, गोविंदराज है। यह रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक। फिर साथियों, कीर्तिपाल है। यह जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक। और साथियों, कीर्तिपाल को ही जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, जनक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। और साथियों, जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। कौन सी शाखा का शासन हुआ करता था? तो सोनगरा शाखा का। तो साथियों, लक्ष्मण है वो नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक है। गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है। कीर्तिपाल जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। और इस कीर्तिपाल को जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, जनक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। और साथियों, जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। तो साथियों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष या जनक है वो कीर्तिपाल चौहान है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि या कानड़देव प्रबंध? तो साथियों, कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कानड़देव प्रबंध। साथियों, जालोर का शासक था कानड़देव चौहान। जालोर का शासक था कानड़देव चौहान। और इस कानड़देव चौहान का दरबारी विद्वान था पद्मनाभ। और इस पद्मनाभ की दो रचनाएं, कानड़देव प्रबंध, और वीरम सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात। और साथियों, पद्मनाभ की इन रचनाओं से हमें जालोर के शासकों के बारे में पता चलता है। और इन्हीं रचनाओं से जालोर के शाक्य के बारे में पता चलता है। और जालोर का शाका कब हुआ था? तो जालोर का शाका हुआ था 1311 ईस्वी में। तो साथियों, कानड़देव चौहान का दरबारी विद्वान था पद्मनाभ। और पद्मनाभ की दो रचनाएं, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। और इन दोनों रचनाओं से हमें जालोर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और जालोर के शाक्य के बारे में जानकारी मिलती है। जालोर का शाका हुआ 1311 ईस्वी को। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो साथियों, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात से हमें जालोर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? मालदेव, कानड़देव, सांतलदेव या वीरमदेव? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो देखो साथियों, बात करें अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना पर आक्रमण की, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण
और साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। और साथियों सिवाना का पहला साका हुआ, और जो साका है वो सांतल और सोम के नेतृत्व में होता है, सांतल और सोम के नेतृत्व में। फिर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रशासक बना दिया, और प्रशासक बनाया कमालुद्दीन गुरुक को। और साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया, और सिवाना का पहला साका हुआ सांतल और सोम के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी है वो सिवाना पर अधिकार होने के बाद सिवाना का प्रशासक बना देता है कमालुद्दीन गुरुक को, और सिवाना का नाम बदलकर कर देता है खैराबाद। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सांतल देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1308 ईस्वी में सिवाना का शासक था सांतल देव, और सिवाना का पहला साका हुआ सांतल और सोम के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रशासक बना दिया कमालुद्दीन गुरुक को, और सिवाना का नाम बदलकर कर दिया खैराबाद। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? कर्नल टोड, विलियम कुक, जयानक या दशरथ शर्मा? तो साथियों किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो देखो साथियों बात करें कर्नल टोड और विलियम कुक की, तो कर्नल टोड और विलियम कुक है ये चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जाति से मानते हैं। फिर साथियों जयानक की एक रचना है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, और जयानक ने अपनी इस रचना पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। फिर साथियों दशरथ शर्मा की एक बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, और दशरथ शर्मा ने यह बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर लिखी है, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। और साथियों बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुक है ये चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जाति से मानते हैं, और जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय, जयानक ने अपनी इस रचना पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। दशरथ शर्मा की एक बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, और दशरथ शर्मा ने अपनी ये बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर लिखी है, और इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो साथियों किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दशरथ शर्मा। साथियों दशरथ शर्मा की बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, और दशरथ शर्मा ने अपनी ये बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर लिखी है, और इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो साथियों जो दशरथ शर्मा है ये चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है आई छतरपुर, श्रीमाल, विजयावली या अजमेरू? तो साथियों बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो देखो साथियों बात करें बिजोलिया शिलालेख की, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, और साथियों जो बिजोलिया शिलालेख है ये 1170 ईस्वी में, 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त। और साथियों इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक हैं, इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक है गुणभद्र,
और साथियों इस बिजोलिया शिलालेख में नागौर का प्राचीन नाम मिलता है अहि छतरपुर, बीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल, और साथियों बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है विजयावली। तो साथियों जो बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक है गुणभद्र। और साथियों इस बिजोलिया शिलालेख में नागौर का प्राचीन नाम मिलता है अहि छतरपुर, बीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल और बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है विजयावली। तो साथियों बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विजयावली। साथियों बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है विजयावली, बीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल और साथियों नागौर का प्राचीन नाम मिलता है अहि छतरपुर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। तो साथियों अजमेर में संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? तो देखो साथियों बात करें संस्कृत पाठशाला की, तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज फोर्थ ने। इस विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, संस्कृत पाठशाला का। और साथियों इसी संस्कृत पाठशाला को 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इसे मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और साथियों यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो साथियों विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। फिर इसी संस्कृत पाठशाला को 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो साथियों अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, जयचंद या परमार्दी देव। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भीमदेव सेकंड। और साथियों पृथ्वीराज चौहान का भीमदेव सेकंड के साथ युद्ध हुआ, नागौर का युद्ध। भीमदेव सेकंड के साथ नागौर का युद्ध। और साथियों जो नागौर का युद्ध है यह हुआ था 1184 ईस्वी में। और साथियों बात करें कि नागौर का युद्ध किन कारणों से हुआ, तो साथियों आबू की राजकुमारी थी, आबू की राजकुमारी इच्छिणी। और साथियों ये जो इच्छिणी थी, ये इच्छिणी विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। लेकिन जो भीमदेव सेकंड है, भीमदेव सेकंड विवाह करना चाहता था इस इच्छिणी से,
साथियों इनका तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो भीमदेव है वो विवाह करना चाहता था इच्छिणी से, और इच्छिणी विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, और इस भीमदेव सेकंड के साथ पृथ्वीराज चौहान थर्ड का नागौर का युद्ध हुआ 1184 ईस्वी में। और साथियों बात करें नागौर के युद्ध के प्रमुख कारण की, तो आबू की राजकुमारी थी, और इस आबू की राजकुमारी को लेकर पृथ्वीराज चौहान थर्ड और भीमदेव सेकंड के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज सेकंड की जानकारी का स्रोत है हमीर महाकाव्य, हमीर हट, पृथ्वीराज विजय या हर्ष प्रशस्ति। तो साथियों विग्रहराज सेकंड की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हर्ष प्रशस्ति। और साथियों बात करें विग्रहराज सेकंड की, विग्रहराज सेकंड की, तो साथियों इस विग्रहराज सेकंड की उपाधि मिलती है, और विग्रहराज सेकंड की उपाधि थी गंगा और मतंगा, गंगा और मतंगा। और साथियों इस विग्रहराज सेकंड ने बेड़ोच में, बेड़ोच है गुजरात में, तो बेड़ोच गुजरात में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया, आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण। तो साथियों विग्रहराज सेकंड की उपाधि मिलती है गंगा और मतंगा, और विग्रहराज सेकंड ने बेड़ोच गुजरात में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। और साथियों विग्रहराज सेकंड की जो जानकारी है वो हर्ष प्रशस्ति से मिलती है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किस चौहान शासक के काल को कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, अजय राज या वाकपति राज। तो साथियों चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किस चौहान शासक के काल को कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अजय राज के, अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। और साथियों जो अजय राज है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र था, अजय राज। और साथियों इस अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की, अजमेर की स्थापना। और साथियों इसी अजय राज ने अजय प्रियद्रम, अजय प्रियद्रम नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। और साथियों गोपीनाथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने इस अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र था अजय राज। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। अजय राज ने अजय प्रियद्रम नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। और साथियों गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। तो साथियों चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किस चौहान शासक के काल को कहा जाता है? तो साथियों अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करने वाला चौहान शासक था अजय राज, पृथ्वीराज थर्ड, विग्रहराज फोर्थ या अर्णोराज। तो साथियों दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करने वाला चौहान शासक था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विग्रहराज फोर्थ। और साथियों बात करें विग्रहराज फोर्थ की, विग्रहराज फोर्थ, तो साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। दिल्ली के तोमर शासक को पराजित, तोमर शासक को पराजित। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला
चौहानों का प्रथम शासक है। चौहानों का प्रथम शासक। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगाई। पशु हत्या पर रोक लगाई। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ को कवि बांधव और बिसल देव के नाम से जाना जाता है। तो साथियों विग्रहराज फोर्थ ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक है। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगाई और ये जो विग्रहराज फोर्थ है ये कवि बांधव या बिसल देव के नाम से जाना जाता था। तो साथियों दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करने वाला चौहानों का शासक था। तो साथियों दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करने वाला चौहानों का शासक था विग्रहराज फोर्थ और दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक भी विग्रहराज फोर्थ है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? 1181 ईस्वी, 1182 ईस्वी, 1191 ईस्वी या 1192 ईस्वी। तो साथियों तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो साथियों बात करें तुमुल के युद्ध की। तुमुल का युद्ध, तो साथियों जो तुमुल का युद्ध है ये पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव चंदेल के मध्य हुआ। परमार्दी देव चंदेल के मध्य। और साथियों जो परमार्दी देव है ये महोबा का था। महोबा का शासक परमार्दी देव चंदेल। और साथियों इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे आला और उदल। आला और उदल है ये तुमुल के युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर साथियों पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा का प्रशासक बना दिया पंजुन राय को, जिसे राजा पंजवान के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो साथियों बात करें 1191 ईस्वी की, तो 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। त्राइन का प्रथम युद्ध। फिर साथियों 1192 ईस्वी में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ। त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो साथियों जो तुमुल का युद्ध है यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड और परमार्दी देव के मध्य हुआ। परमार्दी देव है वो महोबा का चंदेल शासक था और इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे आला और उदल। और जो आला और उदल है ये तुमुल के युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का महोबा पर अधिकार हो जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने महोबा का प्रशासक बना दिया पंजुन राय को, जिसे राजा पंजवान के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों 1191 ईस्वी को त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 ईस्वी को त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो तुमुल का युद्ध कब हुआ? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1182 ईस्वी में। तुमुल का युद्ध है ये 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड और परमार्दी देव के मध्य हुआ। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था प्रताप सिंह, सामंत सिंह, चामुंडा राय या गोविंद राज। तो साथियों त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का सेनापति कौन था? तो देखो साथियों त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी को। त्राइन का प्रथम युद्ध। और त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी को। और साथियों जो त्राइन का युद्ध है यह पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। मोहम्मद गौरी के मध्य। और साथियों इस त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का सेनापति था चामुंडा राय। चामुंडा राय। और साथियों जो गोविंद राज है यह दिल्ली का सामंत था।
दिल्ली का सामंत। और साथियों इस गोविंदराज ने गौरी को घायल कर दिया, गौरी को घायल कर दिया। तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का सेनापति था चामुंडा राय, और साथियों दिल्ली का सामंत था गोविंदराज। और इस गोविंदराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को घायल कर दिया। तो साथियों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चामुंडा राय। तो साथियों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का सेनापति था चामुंडा राय। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पृथ्वीराज थर्ड, अजयराज, विग्रहराज फोर्थ या वासुदेव ने? तो साथियों अजमेर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज थर्ड ने। और साथियों बात करें पृथ्वीराज चौहान थर्ड के निर्माण कार्य की, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। और चामुंडा माता मंदिर कहाँ है? तो चामुंडा माता मंदिर है अजमेर में। फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, राय पिथौरागढ़, और ये राय पिथौरागढ़ है दिल्ली में। फिर साथियों बात करें पृथ्वीराज की छतरी की, पृथ्वीराज की छतरी की, तो पृथ्वीराज की छतरी है काबुल अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में। और साथियों बात करें पृथ्वीराज स्मारक की, पृथ्वीराज स्मारक, तो पृथ्वीराज स्मारक है तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया अजमेर में, राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया दिल्ली में, और साथियों पृथ्वीराज की छतरी है काबुल अफगानिस्तान में, और पृथ्वीराज स्मारक है तारागढ़ अजमेर में। तो साथियों अजमेर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो साथियों अजमेर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज थर्ड ने करवाया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक को शरणागत की रक्षा करने वाला कहा जाता था? अजयराज, वाकपति राज, पृथ्वीराज थर्ड या हमीर को? तो साथियों किस चौहान शासक को शरणागत की रक्षा करने वाला कहा जाता था? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हमीर को। और साथियों इस हमीर को हट्टी शासक भी कहा जाता था, हट्टी शासक। और हमीर की एक रचना है, और हमीर की रचना का नाम है श्रृंगारहार, श्रृंगारहार। और साथियों इस हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, और 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की, 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। तो साथियों हमीर को शरणागत की रक्षा करने वाला कहा जाता था। हमीर की एक रचना है श्रृंगारहार, और हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की, और एक युद्ध में, जिस युद्ध में हमीर पराजित हुआ, उस युद्ध में हमीर मारा गया। और साथियों इस हमीर को हट्टी शासक कहा जाता था कि सिय गमन सतपुरुष वचन कदलत फलत इक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो साथियों शरणागत की रक्षा करने वाला हमीर को कहा जाता था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता, कथन का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन खिलजी से, मोहम्मद गौरी से या कुतुबुद्दीन ऐबक से? तो साथियों मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता, कथन का संबंध किससे है? तो देखो साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया।
रणथंभौर पर आक्रमण। और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की 8 से 10 महीने तक घेराबंदी रखी। लेकिन साथियों जलालुद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सलाहकार था मलिक अहमद चाप। मलिक अहमद चाप। तो साथियों जलालुद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है और 8 से 10 महीने तक रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी करके रखता है। लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने घेराबंदी हटाने के आदेश दिए। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सलाहकार था मलिक अहमद चाप। और मलिक अहमद चाप के पूछने पर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। तो साथियों मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता कथन का संबंध है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। तो साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ 1823 ईस्वी में सिरोही के किस शासक ने संधि की थी? मान सिंह, शिव सिंह, वेरीसाल या सहसमल ने? तो साथियों 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सिरोही के किस शासक ने संधि की थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिव सिंह ने। और साथियों बात करें सिरोही की तो सिरोही में चौहानों का संस्थापक था लुम्बा। और साथियों लुम्बा ने अपनी राजधानी बनाया था चंद्रावती को। और साथियों सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन हुआ करता था। चौहानों की कौन सी शाखा का शासन हुआ करता था? तो चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन हुआ करता था। फिर साथियों सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की। सिरोही की स्थापना और सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। सिरोही को राजधानी बनाया। तो साथियों सिरोही में चौहानों का संस्थापक था लुम्बा। लुम्बा ने अपनी राजधानी बनाई चंद्रावती को। और साथियों सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन हुआ करता था। फिर साथियों सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की और सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। और साथियों अंग्रेजों के साथ 1823 ईस्वी में सिरोही के शासक शिव सिंह ने संधि की थी। तो साथियों अंग्रेजों के साथ 1823 ईस्वी में सिरोही के किस शासक ने संधि की थी? तो साथियों अंग्रेजों के साथ 1823 ईस्वी में सिरोही के शासक शिव सिंह ने संधि की थी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, जाहिंद दुर्ग या खंडार दुर्ग? तो साथियों रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता था? तो देखो साथियों जो सिवाना दुर्ग है यह जालोर दुर्ग की कुंजी है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। और साथियों जो जाहिंद दुर्ग है यह रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता था। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो साथियों जो सिवाना दुर्ग है यह जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता था। और जो जाहिंद दुर्ग है यह रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता था। तो साथियों रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जाहिंद दुर्ग। तो साथियों जो जाहिंद दुर्ग है यह रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया वासुदेव ने, बिसल देव ने, अजयराज ने या गोविंद राज ने? तो साथियों सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज फोर्थ ने। विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण
नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और साथियों इसी संस्कृत पाठशाला को 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों इसके वास्तुकार थे अबू बकर। और साथियों इस विग्रह राज की एक रचना है हरिकेली नाटक। और इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां थी वो इस संस्कृत पाठशाला पर लिखवाई गई थी। और साथियों इस विग्रह राज फोर्थ को कवि बांधव और बिसल देव के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज फोर्थ ने। विग्रहराज फोर्थ की एक रचना है हरिकेली नाटक। और इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इस संस्कृत पाठशाला पे लिखवाई गई थी। फिर 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। और इसके वास्तुकार थे अबू बकर। और साथियों विग्रहराज फोर्थ को कवि बांधव और बिसल देव के नाम से जाना जाता था। तो साथियों अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिसल देव ने। तो साथियों अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण विग्रहराज फोर्थ ने करवाया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमदेव नामक कवि किस शासक के दरबारी कवि थे? कुमारपाल, जगदेव, अजयराज या विग्रहराज फोर्थ। तो साथियों जो सोमदेव है वो किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो देखो साथियों सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। सोमदेव की रचना और सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। फिर साथियों एक थे नरपति नाले। नरपति नाले और नरपति लाले की रचना है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। और साथियों जो सोमदेव और नरपति नाले हैं ये विग्रहराज फोर्थ के दरबारी विद्वान थे। विग्रहराज फोर्थ के दरबारी विद्वान। तो साथियों सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज और नरपति नाले की रचना है बिसल देव रासो। और जो सोमदेव और नरपति नाले हैं ये विग्रहराज फोर्थ के दरबारी विद्वान थे। तो साथियों सोमदेव नामक कवि किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा विग्रहराज फोर्थ। साथियों जो सोमदेव और नरपति नाले हैं ये विग्रहराज फोर्थ के दरबारी कवि थे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर अभियान के दौरान खिलजी सेना का सेनापति था जेता देवड़ा, आला, उदल या कमालुद्दीन गुरग। तो साथियों जालोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? तो देखो साथियों बात करें जेता देवड़ा की तो जो जेता देवड़ा है यह कान्नड़ देव का सेनापति था। कान्नड़ देव का सेनापति। और साथियों बात करें आला उदल की तो जो आला उदल है यह परमार्दी देव के सेनापति थे। परमार्दी देव के सेनापति। और साथियों जो कमालुद्दीन गुरग है यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। तो साथियों जेता देवड़ा यह कान्नड़ देव का सेनापति था। अलाउद्दीन परमार्दी देव के सेनापति थे। कमालुद्दीन गुरग है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और साथियों ये जो जोड़े वाले सेनापति हो इन्हें थोड़ा ध्यान में रखा करो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे जेता कुंपा है, आला उदल है, बालक मदन है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं जो जोड़े वाले सेनापति हैं वो। तो साथियों जालोर अभियान के दौरान खिलजी सेना का सेनापति था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कमालुद्दीन गुरग।
जालोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो सेनापति है वो कमालुद्दीन गुरग था। अब साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।